गुड मॉर्निंग। आज बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय में मौर्यकालीन कला को पढ़ेंगे। इससे पहले मौर्यकालीन जो व्यक्तिगत परिचय थे शासकों का, उनका अध्ययन किया था, उनकी राजनीतिक उपलब्धियां और राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। आज जो टॉपिक है वो है मौर्यकालीन कला का। कहते हैं कि भारत में कला के क्षेत्र में जो योगदान मौर्य साम्राज्य का था वो अद्वितीय माना जाता है। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, इन दोनों का जो कला और साहित्य में योगदान है वो अद्वितीय माना जाता है। अब मौर्यकालीन कला में वैसे कहते हैं कि कला का प्रारंभ ऐसे कुछ क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में तो कहते हैं प्रारंभ ही मौर्य काल को क्रेडिट दिया जाता है। उससे पहले कहते हैं कि जैसे स्तंभ का, अभिलेख का, गुफाओं का, ये कला भारत में विकसित नहीं थी। इन सभी कलाओं का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है मौर्य काल में। आज हम जिस कला को पढ़ रहे हैं वो मौर्य काल है, तो कहते हैं मौर्यकालीन कला। अब मौर्यकालीन कला को पढ़ते हैं तो कहते हैं मौर्यकालीन कला कैसे विकसित हुई है। तो कहते हैं कला को जिन्होंने बनाया वो करने वाले थे कौन, इस कला में कारीगर कौन थे। तो कहते हैं दो प्रकार से कारीगरों के बारे में उल्लेख आया है। एक तो होते थे राज तक्षक, यानी जो राजा के या राज के आदमी होते थे, कर्मचारी होते थे, वो किसी कला को संपादित करते थे। यानी कि कला के क्षेत्र में जो काम राजकीय तक्षकों द्वारा किया गया वो राज तक्षक कला कहलाई, और जिस कला के लिए सामान्य जनजीवन का उपयोग लिया गया वो सामान्य जनजीवन की कला कहलाई। तो इस हिसाब से देखें तो मौर्यकालीन कला को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली होगी राज तक्षकों द्वारा और दूसरी होगी जन सामान्य द्वारा। यानी दो कला प्रकाश में आई उस समय, एक राज तक्षकों द्वारा और दूसरी जन सामान्य द्वारा। अब जो राज तक्षकों द्वारा कला थी उसके पार्ट क्या है, अगर उसको देखें तो सबसे पहले आते हैं राजप्रसाद, ठीक है। सेकंड में अगर देखें तो आती है गुफा या गुहा। थर्ड में देखें तो स्तंभ, और स्तंभ के साथ ही अगर यूं देखें तो स्तंभ के साथ एक अभिलेख भी देख लेते हैं, और ये अभिलेख का हिस्सा इसके साथ ही पढ़ते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा आएंगे स्तूप। इन चीजों को पढ़ना है, लेकिन जन सामान्य द्वारा जो विकसित थी वो थी मूर्ति कला। यानी राज तक्षकों ने मौर्यकालीन कला में राजप्रसाद, गुफा या गुहा है, स्तंभ और स्तूपों का निर्माण करवाया, जबकि जन सामान्य द्वारा जो चीज निर्मित हुई वो थी मूर्ति कला। तो इस प्रकार हम 5 भागों में पूरी मौर्यकालीन कला को पढ़ रहे हैं। किसमें? राजप्रसाद को। राजप्रसाद कहते थे महलों को, उस समय के जो महल थे उनको कहा जाता है राजप्रसाद। गुफा, जो गुहा थे, स्तंभ और स्तूप, 4 तो ये चीजें हैं। इसके अलावा एक 5वां भाग है मूर्ति कला का। इसको अलग से इसलिए लिखा है कि ये जन सामान्य द्वारा विकसित थी, जबकि ये राजतक्षकों द्वारा निर्मित की गई थी। अब जब राजप्रसाद के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं मौर्यकालीन कलाओं में जो राजप्रसाद थे उनका तो जो उस समय विदेशी यात्री आए उन्होंने भी कहते हैं जबरदस्त उस पर प्रकाश डाला है और उसका खूब गुणगान किया है। और उसकी तुलना कहते हैं कि जो मौर्य काल में राजप्रसाद महल थे वो इतने भव्य महल थे कि विश्व के कई बड़े बड़े महलों से इसकी तुलना की गई है। एक इतिहासकार आया भारत जिसका नाम था एरियन। ये जो एरियन है, ये एरियन कहता है कि जो पाटलिपुत्र के राजमहल थे, पाटलिपुत्र राजधानी थी मौर्य की, तो कहते हैं मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य के महल थे उन महलों की तुलना उसने जो की है उसके आधार पे आप पता कर सकते हैं कि पाटलिपुत्र के महल कितने भव्य होंगे। दूसरी बात, उस समय मौर्यकालीन कला कितनी विकसित अवस्था में होगी उसका अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि विदेशी यात्री आया एरियन, और उस एरियन ने कहा कि उस समय विश्व में एक दैतना व सुसा के जो राजमहल थे
किसके महल? एक बेतना व शुशा के जो राजमहल थे, विश्व में इनका बड़ा नाम था महलों के मामले में, कहते हैं वो भी पाटलिपुत्र महलों के आगे कुछ भी नहीं है। यानी उन्होंने इसकी तुलना में एक बेतना व शुशा के राजमहलों को भी कमतर आंका है। इसका मतलब पाटलिपुत्र के राजमहल बड़े भव्य हुआ करते थे, और ये जो कला थी राजमहल बनाने की, ये उस समय भारत में बहुत, कहते हैं, इस रूप में पहुंच गई थी, शीर्ष अवस्था में थी कि उसके जैसी और कोई कला नहीं विकसित हो पाई थी। इतने भव्य महल बने थे पाटलिपुत्र में, यानी पाटलिपुत्र के महलों की उसने तुलना की है। दूसरा एक और आया है फायान। ये गुप्त काल में आया था भारत, जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि जब ये आया तब इसने पाटलिपुत्र के राजमहलों की, जो मौर्य काल में बने थे, उन राजमहलों के बारे में कहा है कि ये देवताओं द्वारा निर्मित है। किस द्वारा? कौन कह रहा है? ये फायान। इसका मतलब फायान कहता है कि ये इतनी जबरदस्त कला है कि इन कला के बारे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी मानव ने कोई निर्माण किया होगा। यानी ये मानवीकृत न होकर के कैसी थी? देवताओं द्वारा निर्मित है, ऐसा उल्लेख बताया है फायान ने। लेकिन कहते हैं कि इनकी जो खुदाई हुई वो हुई थी 1914-15 में, और इन राजमहलों को जो प्रकाश में लाया, यानी कि सबसे पहले प्रकाश में किसने लाया? वो एक आदमी था, स्पूनर। नाम याद रखना। राजमहलों को, पाटलिपुत्र के राजमहलों को प्रकाश में लाने का क्रेडिट किसको जाता है? स्पूनर को। तो ये थे राजप्रसाद। अब पढ़ेंगे गुफाएं। देखो, गुफाओं के बारे में यदि देखा जाए तो जो गुफाएं थी, उन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि चट्टानें काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था। और गुफाओं के जो अपने को साक्ष्य मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, वो कहते हैं प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले भारत में अगर गुफाएं कहीं बननी शुरू हुई तो वो हुई का मौर्य काल में। और ये भी है कि गुफाएं बनाने का क्रेडिट भी जाता है अशोक को। किसको जाता है? यानी कि अशोक के शासनकाल में चट्टानें काटकर गुफाएं बनानी शुरू हो गई। अब देखो, ये जो गुफाएं थी, ये गुफाएं बनी कहां हैं? तो कहते हैं बार बार की पहाड़ी या बराबर की पहाड़ी। यहां पर अशोक ने बनाई थी गुफाएं। किसने बनाई थी? अशोक द्वारा। लेकिन यहां की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं, उन गुफाओं के नाम हैं जो बराबर की पहाड़ियों में बनाई है अशोक द्वारा गुफाएं। उसमें जो इंपोर्टेंट है वो एक तो है विश्व चौपड़ी, दूसरी कर्ण, शौपार, सुदामा। ये गुफाओं के नाम हैं जो अशोक द्वारा निर्मित है। कौन सी पहाड़ियों में? बार बार की पहाड़ियों में। और कहां है हुई है? अब देखो, कहते हैं कि इसके बारे में इसमें है क्या मुख्य चीजें। अशोक द्वारा जो गुफाएं बनाई गई, कहां बनाई गई? बार बार की पहाड़ियों में। अब इन चीजों को किस लिए बनाया गया? कहते हैं कि उस समय जो ये गुफाएं बनाई थी, ये बौद्ध धर्म में जो आजीविक संप्रदाय था, उन आजीविक लोगों के लिए ये बनाई थी कि वो जब कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते तो उनके निवास स्थान के लिए ये थी कि वो यहाँ अपना निवास करते थे, यानी रात्रि विश्राम वगैरह ठहराव उनके इन गुफाओं में होता था। तो ये आजीविक संप्रदाय को भेंट की गई थी। कई बार सवाल पूछा गया है कि जो अशोककालीन गुफाएं थी, वो गुफाएं किस पर्पस से बनाई गई थी? तो ये आजीविक संप्रदाय को दान में दी गई थी। किसने दी है? अशोक के द्वारा उस समय दी गई। लेकिन कहते हैं कि एक आदमी हुआ था मखली गोशाल, उसी को समर्पित है ये। बट बनाई गई अशोक द्वारा है, और ये पहला प्रयास किया गया है भारत में जो अशोक द्वारा बार बार की पहाड़ियों में बनाया गया। लेकिन कालांतर में, अभी भी अपन इसी पे चल रहे हैं, तो कहते हैं कालांतर में इसी जगह नागार्जुन, पहाड़ियों में भी गुफाएं बनाई गई। ये आई हुई है गया बिहार में।
ठीक है। लेकिन यहां जो गुफाएं बनाई वो बनाई दशरथ ने, यानी अन्य मौर्य शासक हुआ एक दशरथ। उस दशरथ ने जो गुफाएं बनाई वो बनाई नागार्जुन पहाड़ियों में। इसने जो गुफाएं बनाई उनमें प्रमुख है गोपी, वापी और तीसरी वदथिका। यानी ये 3 गुफाएं हैं, ये प्रसिद्ध है। कहां की? नागार्जुन पहाड़ियों में। किसने बनाई? दशरथ ने। गोपी, वापी और वदथिका। लेकिन कहा जाए कि ये किनको समर्पित थी, तो इन तीनों के बारे में कहा जाता है कि ये भी आजीविक संप्रदाय को समर्पित की गई। यानी ये भी किसको दी गई? आजीविक संप्रदाय को दान में दी गई। तो गुफाएं बनाने का क्रेडिट मौर्य वंश को ही जाता है और उसी काल में बड़ी बड़ी गुफाएं निर्मित हुई, पहली बारावर की पहाड़ियों में और फिर दशरथ ने, पहले अशोक ने बनाई और उसके बाद दशरथ ने इसका निर्माण शुरू किया। अब यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, फिर अपन स्तंभ पढ़ते हैं। अब है स्तंभ। बहुत महत्वपूर्ण कला का पार्ट है स्तंभ, जो मौर्य काल की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अब स्तंभ क्या थे? कहते हैं कि कोई एक पत्थर था और इसमें क्या होता था? एकाश्मक पत्थर होता था, यानी एक ही पत्थर पर पूरी आकृति बनाई जाती थी, यानी उसी को काट करके पूरी की पूरी डिजाइन तैयार की जाती थी। जैसे एक प्रकार से देखा जाए तो ये स्थिति है। ये होता था स्तंभ। इस प्रकार के स्तंभ मिले उस समय। इसको कहा जाता था स्तंभ या मुख्य भाग, जिसको लाट भी कहते हैं। ये मुख्य भाग होता था। ये कहलाती थी चौकी और ये होता था शीर्ष भाग। यानी इस रूपों में पूरा स्तंभ निर्मित था। अब जो स्तंभ बना है उस स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि ये स्तंभ भी प्रारंभिक अवस्था में, अगर स्तंभों का निर्माण भी हुआ है तो वो मौर्य काल में हुआ और इसका भी क्रेडिट अशोक को जाता है। अब कहते हैं कि यहां जो स्तंभ बने तो इन स्तंभों में था क्या? तो कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है सांची, सारनाथ, संकीसा और एक है रामपुरवा। ये बड़े महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। ये बिहार में है। वैसे सांची का नाम आपने सुना है, ये एमपी में है। अब देखो, जो सांची का स्तंभ है, स्तंभ में भी है और सांची वापस स्तूप में भी आएगा। अब जो यहाँ का स्तंभ है, इस पे क्या है? इस पे जो शीर्ष भाग है, ये हमेशा शीर्ष भाग पे किसी पशु की आकृति हुआ करती थी। इसकी आकृति होती थी पशु की। दूसरा, ये जो भी स्तंभ बने हैं ये पूरा एकाश्मक पत्थर होता था। कैसा होता था? यानी इसका जो निर्माण किया गया है पूरा, वो किस पे है? एकाश्मक पत्थर से। यानी पूरा पत्थर एक है, उसी को तोड़ करके अलग अलग भाग इसके निर्मित किए हैं। यानी पूरा एक पत्थर है, कोई जोड़ा नहीं गया ऊपर, उसी से काट काट करके इसकी ऐसी डिजाइन बनाई गई है। अब जो स्तंभ मिले हैं उनमें जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, 4 मैं बता रहा हूं आपको, सांची, सारनाथ, संकीसा और रामपुरवा। कहते हैं कि ये स्तंभ आए, इस पे है क्या? कहते हैं यहाँ 4 सिंह है। क्या है? जो शीर्ष भाग है इसकी एक विशेषता है, इस पे 4 सिंह बने हुए हैं। यानी शीर्ष भाग पे 4 सिंह की मूर्ति लगी हुई है। फिर सारनाथ, यहां भी 4 सिंह है। लेकिन जो संकीसा है, यहां एक हाथी है। शीर्ष भाग पे क्या है? एक हाथी का चित्र है। और जो रामपुरवा है वहां एक बैल का चित्र है। ये याद रखना है, कई बार पूछा जाता है किस स्तंभ पर, किस शीर्ष भाग में किस पशु का
जो सिर्फ भव्य पशु की जो आकृति बनाई गई है वो है तो सांची में सिंह की है, लेकिन 4 है संख्या में। सारनाथ में भी सिंह है लेकिन 4 है, लेकिन संख्या में शक हो जाता है, और शक होने के कारण यहाँ अपन सिंह न छोड़ करके एक जोड़ लीजिए हाथी, यानी यहाँ से हाथी शुरू हो जाएगा, और रामपूर्वा में एक बैल की। रामपूर्वा में 2 मिले हैं, ये भी बात याद रखना। रामपूर्वा में मौर्यकालीन 2 अभिलेख मिले, जिसमें एक में बैल है और एक में वापिस हाथी है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये महत्वपूर्ण है तो आप इसको याद रखना है। ये है स्तंभ के बारे में डिटेल्स। इसके अलावा इस दौर में अभिलेख बने, जो अभिलेख है उन अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। अभिलेख जो भी है उसका पूरा क्रेडिट जाता है अशोक को। इसको यानी अशोक के जीवन काल में जो अभिलेख लिखे गए वो बड़े महत्वपूर्ण है, और इससे पहले ये प्रयास नहीं हुआ था भारत में। लेकिन कहते हैं अशोक ने ये प्रेरणा ली कहां से, तो कहते हैं ईरान से। कहां से? भारत में जो इस अभिलेख लिखने की कला शुरू हुई वो ईरान से ली गई। ईरान में एक राजा हुआ था डेरियस फर्स्ट, या इसको दारा प्रथम भी कहा जाता है। यानी प्रेरणा कहां से ली थी? अभिलेख लिखने की प्रेरणा उसे कहां से मिली? ईरान से, और ईरान में डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम ने अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू की थी। लेकिन कहते हैं कि इसने जो बनाई, अब वो जो अभिलेख लिखने शुरू किए उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था प्रशासनिक, यानी कि जनता तक प्रशासन के क्या नीति नियम है, प्रशासन के क्या कार्य है, उन प्रशासन के कार्यों मतलब राजा के कार्यों को वहां तक पहुंचाना, ये उद्देश्य था किसका? अभिलेख लिखने का। और जहां जहां अशोक को बड़े बड़े पत्थर दिखे, बड़े बड़े पहाड़ दिखे, वहां तो उसने क्या है उस पत्थरों पे लेख लिखवाए, इसलिए वो कहलाए शिलालेख। लेकिन जहां पत्थर नहीं मिले वहां उन्होंने बड़े बड़े स्तंभ बनवाए और स्तंभों पर लेख लिखवाने शुरू किए। तो वहां स्तंभ आ जाएंगे तो उन्हें कहेंगे लघु स्तंभ लेख या वृहद स्तंभ लेख। तो अलग अलग है, जहां मिले पत्थर वहां शिलालेख, नहीं मिले वहां सिर्फ स्तंभ लेख मिले। अब इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक। लेकिन कहते हैं कि लिपि क्या थी, यानी भाषा। कहते हैं कि अशोक के जो भी अभिलेख मिले उनकी लिपि क्या है? तो ग्रीक, अरामाइक, इसके अलावा खरोष्टी और ब्राह्मी। और यो पूछा जाए कि अशोक के अधिकतर यानी ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो वो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। लेकिन अशोक के अभिलेख सभी लिपियों में मिले, प्राप्त हुए हैं अपने को, इसलिए अपने को सभी लिखनी है। अब देखो यूनान से स्टार्ट होते हैं, ग्रीक यूनानी है, तो वहां से पश्चिमोत्तर भारत से जैसे भारत की तरफ बढ़ते हैं अपन, तो कहते हैं पहले ग्रीक लिपि आएगी, फिर अरामाइक, फिर खरोष्टी और फिर ब्राह्मी। तो कहते हैं ग्रीक लिपि कहां पाई गई? तो कहते हैं ग्रीक लिपि के जो भी अपने को अभिलेख मिले हैं वो पाए गए अफगानिस्तान में। कहां मिले? अफगानिस्तान में। लेकिन जो अरामाइक है वो कहां मिली? वो मिली अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान, दोनों के बॉर्डर पे जितने भी अभिलेख मिले वो किसमें मिले? अरामाइक में। खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं वो मिले पाकिस्तान में, यानी वर्तमान में पाकिस्तान है वहां, और ब्राह्मी लिपि के संपूर्ण भारत में मिले हैं। तो यहां तक क्लियर है कि भाई कौन सी लिपि में उसके अभिलेख लिखे गए हैं, जो लिपि है वो कहां का उसके अभिलेख मिले हैं। तो ग्रीक के अफगानिस्तान में, अरामाइक के अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान में, खरोष्टी के पाकिस्तान में और ब्राह्मी में भारत में मिले ब्राह्मी लिपि के अभिलेख। अब कहते हैं कि इन अभिलेखों की खोज किसने की? किनको पता था कि ये अभिलेख है? तो कहते हैं भारत में एक आदमी आया खोज करता, कई बार पूछा गया इसका नाम। 1750 ईस्वी याद रखनी है आपको। 1750 ईस्वी में क्या हुआ? एक आदमी आया टिफेन थैलर। उस टिफेन थैलर जो आदमी है, उस टिफेन थैलर ने खोज की थी अशोक के अभिलेखों की। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कई बार पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों का खोजकर्ता कौन है या मौर्यकालीन अभिलेखों की खोज किसने की? तो वो आदमी था टिफेन थैलर। कब की है? 1750 ईस्वी में। लेकिन कहते हैं खोज की है, लेकिन इसको पढ़ा कैसे, किसने पढ़ा? तो सबसे पहले यूरोपियन आदमी आएगा, तो कहते हैं पढ़ने वाला कौन है? और वो था जेम्स प्रिंसेप।
1837 में इसने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? इस ब्राह्मी लिपि को 1837 में पढ़ा, यानी अभिलेखों को पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप द्वारा हुआ और 1836 में इसने प्रारंभ किया। और सबसे पहले किस लिपि को पढ़ा इसने? ब्राह्मी लिपि को। तो ये तो खोजकर्ता का नाम आ गया, ये पढ़ने वाले का नाम आ गया। तो यहाँ इस प्रकार प्रकाश में आया 1836 में कि इनके पीछे रीजंस क्या थे, क्या था। तो एक ही चीज सामने आई और वो था उद्देश्य क्या? प्रशासनिक, यानी कि राजा के द्वारा लिए गए निर्णय को जनमानस तक पहुंचाना उसका प्रमुख उद्देश्य था। अब क्या है, कहते हैं कि इसके जितने भी अभिलेख हैं उन अभिलेखों के बारे में पढ़े तो अलग अलग लिपियों में लिखे गए। जैसे कहते हैं कि खरोष्टी और ब्राह्मी में ज्यादा मिले, लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो दिवलिपि है। और दिवलिपि का मतलब जिसमें दो लिपियों का प्रकाशन हुआ है, और वो है सार-ए-कुना, कांधार के पास मिला है। ये दिवलिपि में अभिलेख मिला है। कौन कौन सी लिपि यहां प्रयोग में ली गई है? वो है अरामाइक प्लस खरोष्टी, यानी अरामाइक और खरोष्टी लिपि में उसका जो अभिलेख मिला है दो लिपियों में, यानी सब जितने भी अभिलेख मिले हैं वो सामान्यतः एक ही लिपि में लिखे गए, या तो ग्रीक या अरामाइक या खरोष्टी या ब्राह्मी में। लेकिन जो सार-ए-कुना का अभिलेख है उस पे दो लिपियां प्रयोग में ली गई है, और वो कौन कौन सी है? अरामाइक और खरोष्टी, इसलिए ये दिवलिपि वाला कहलाता है। लेकिन कालांतर में कहते हैं एक और खोज हुई और दक्षिण भारत में एक अभिलेख और मिला दिवलिपि का, जिसका नाम था एर्रागुडी। क्या नाम था? ये जो एर्रागुडी है दक्षिण भारत, ये भी दिवलिपि में था। लेकिन यहां क्या था? भारत में चलती है ब्राह्मी और दूसरी भारत के पास खरोष्टी थी, तो खरोष्टी प्लस ब्राह्मी, यानी इन दो लिपियों में जो अभिलेख लिखा गया वो था एर्रागुडी अभिलेख। यानी अशोक के दो अभिलेख ऐसे हैं जो दिवलिपि में पाए गए हैं। कौन कौन सा? सार-ए-कुना कांधार जो अरामाइक प्लस खरोष्टी में था, और दिवलिपि में दूसरा मिला है एर्रागुडी जो दक्षिण भारत में था, खरोष्टी प्लस ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ। इसके अलावा कहते हैं कि खरोष्टी में कौन कौन से मिले? तो खरोष्टी में जो अभिलेख मिले वो है शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा। ये वर्तमान में दोनों पाकिस्तान में है, और चूंकि पाकिस्तान में मैंने पहले भी बताया कौन सी लिपि प्रयोग में ली गई थी उस समय, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था उस समय अशोक के शासनकाल का, उसमें खरोष्टी लिपि प्रयोग में ली जा रही थी। तो ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं कौन से अभिलेख? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। दूसरे भारत से उसके जितने भी मास्की, गुर्जरा, दौली, जौगढ़ जितने भी अभिलेख मिले उन सब की लिपि ब्राह्मी है। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा कहते हैं कि अशोक का नाम, अशोक सिर्फ दो अभिलेखों में मिलता है, बाकी जितने भी चीजें प्राप्त हुई है उसमें उसका नाम देवनाम प्रिय या पियदस्सी मिलता है। तो वो कौन से अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला है? तो याद रखना है मास्की व गुर्जरा, इन दोनों अभिलेख में अशोक नाम मिला है, यानी अशोक नाम का उल्लेख हुआ है। वो किसमें हुआ है? मास्की और गुर्जरा में। ये है इसके अभिलेखों के बारे में वर्णन। अब कई बार ये पूछा जाता है कि ऐसे सब अभिलेख अगर ऐसे थे तो कुछ तो अपवाद होगा कि भाई ऐसा सबका एक ही उद्देश्य नहीं होगा कि प्रशासनिक उद्देश्य। लेकिन अशोक के जितने भी अभिलेख मिले वो प्रशासनिक ही थे। एकमात्र अभिलेख है रुमिनदेई। कौन सा अभिलेख? जो रुमिनदेई अभिलेख है, ये अभिलेख मिला है आर्थिक क्षेत्र के लिए, यानी इस पे जितने भी संदेश लिखे गए, जो भाषा लिखी गई है वो किस पर्पज से लिखी गई, सबका उद्देश्य एक ही था, प्रशासनिक। लेकिन जो रुमिनदेई है ये आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख है। किसका? बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है आर्थिक व्यवस्था से संबंधित कौन सा अभिलेख अशोककालीन था, तो वो था रुमिनदेई। और वैसे याद नहीं रहे तो आर्थिक का मतलब धन, रुपया, और रुपया से रू से रू, रुपया में भी रू आता है और रुमिनदेई में भी रू। इससे याद रह जाएगा कि रुमिनदेई अभिलेख है वो आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करता है, बाकी जितने भी थे उनके उद्देश्य प्रशासनिक थे। लेकिन कहते हैं कि इसमें सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, और जब प्राचीन अभिलेख की बात आए तो इनका जो सबसे प्राचीन अभिलेख है
वो है पीपरवा। कौन सा है, कौन सा अभिलेख है, पीपरवा। ये सबसे प्राचीन अभिलेख है और ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसके आसपास स्थानों में मिला था। कहते हैं कपिलवस्तु के जंगलों में ये प्राप्त हुआ था, तो कहते हैं वहीं से स्थान है और ये सबसे प्राचीन है। याद रखना, आपने तो इतना सा याद रखना है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो पीपरवा। आर्थिक व्यवस्था से संबंधित कौन सा है, तो रोमिंदेई। बाकी जो भी है वो डिटेल्स यहाँ आपके दी हुई है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद पढ़ते हैं मूर्तिकला पे जाते हैं। एक चीज रह गई, स्तूप। देखो स्तूप बनाए जाते हैं बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म में जो स्तूप बनाए गए उन स्तूपों में कहते हैं कि अलग अलग नाम है, उद्देश्य था। यानी स्तूप जो बनाया जा रहा है उसका मेन पर्पज क्या है, तो कहते हैं स्तूपों के जो प्रकार थे उसमें नाम आता है पहला शारीरिक स्तूप, ठीक है। जो सेकंड है वो कहलाता है पारभौगिक, तीसरा स्थानाकरण, और चौथा जो घटना पर आधारित स्तूप होते थे वो। यानी जो स्तूप बनाए गए उन स्तूपों का कुछ न कुछ उद्देश्य था। यानी महात्मा जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उन गौतम बुद्ध के शरीर के किसी अंगों पे, यानी ना कोई दांत मिला है, कहीं पर बाल मिला है, कहीं नाखून मिला है, तो कहते हैं जिस जगह जो मिली उस जगह स्तूप बनाए गए। तो वो चूंकि उसके शरीर के अंगों के ऊपर है, शरीर की जो चीजें ली गई उसके ऊपर स्तूप बनाए गए, इसलिए वो स्तूप कहलाते हैं शारीरिक स्तूप। दूसरा पारभौगिक स्तूप वो थे, यानी कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में जिन जिन वस्तुओं का उपभोग किया, उन्होंने जो जो वस्तुएं प्रयोग में ली, वो बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को मिली, तो उन्होंने इनके ऊपर भी स्तूप बना डाले। तो कहते हैं कि जो उसने अपने जीवन काल में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग किया, उपभोग किया, उन पे जो स्तूप बनाए गए वो कहलाते हैं पारभौगिक स्तूप। एक है स्थानाकरण। स्थानाकरण का मतलब ये है कि वो स्तूप जो उसके जीवन में कोई स्थान था, जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे जन्म स्थान, उपदेश स्थान हो गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई, मृत्यु वाला हो गया, तो इसका कहते हैं इन स्थानों पर अगर कोई स्तूप बने तो वो हो गए स्थानाकरण। और कुछ ऐसे भी थे जो उनके जीवन काल में बहुत बड़ी घटनाएं घटित हुई है उनके जीवन में, तो उस घटना पर आधारित स्तूप बनाया गया, तो वो हो गया घटना आधारित स्तूप। तो कहते हैं अलग अलग इनके भाग है, और कुछ भी भाग हो सकते हैं जैसे उनके आधार पे बनाए तो, लेकिन ये मुख्य रूप से इसके भाग माने जाते हैं। उसके जो मुख्य स्तूप माने जाते हैं वो है सांची, बारहुत, सारनाथ, रामपुरवा, ये उसके महत्वपूर्ण स्तूप है उसके जीवन काल के। तो ये है थी स्तूप। अब अंत में स्तूप के बाद पढ़ेंगे मूर्तिकला। अब जो मूर्तिकला है, कहते हैं कि मूर्तिकला प्रकाश में कैसे आई। मूर्तिकला क्या है कि जो लोग जन सामान्य होते हैं वो भी घरों पर बैठ करके कुछ ना कुछ चीजें बनाते रहते हैं, तो कहते हैं वहां से आई है। यानी जन सामान्य ने जो चीज बनाई, अब तक जितनी भी चीजें बनी है वो सब राज तक्षकों द्वारा बनाई गई, यानी राजकीय कर्मचारियों द्वारा बनाई गई है। क्योंकि स्तूप बनाना, ये बनाना, ये कोई सामान्य जनजीवन के हाथ में नहीं था। इसके लिए धन लगता है, और धन सिर्फ राजाओं के पास होता था। उस समय इतने जन सामान्य के पास इतना धन नहीं होता था कि वो राजमहल, अभिलेख या स्तूप बना ले। तो कहते हैं कि जो जन सामान्य था वो सिर्फ मूर्ति कला में निपुण था, तो उन्होंने मूर्तियां बनाई। और कहते हैं कि मूर्तियां किसकी बनाई, यक्ष की। किसकी, यक्ष व यक्षिणियों की।
इसके अलावा इन्होंने अगर किसी की मूर्तियां बनाई तो वो बनाई पशुओं पर, यानी मूर्ति कला प्रारंभ जन सामान्य द्वारा हुई तो कहां से है, पहले भी हुई होगी, लेकिन कहते हैं मौर्य काल में जो मूर्ति कला डेवलप हुई है वो जन सामान्य द्वारा हुई। और जन सामान्य में जो मूर्तियां बनाई गई वो किसकी बनाई गई, यक्ष व यक्षिणियों के द्वारा और पशुओं पर। अब मूर्ति बनाई कैसे जाती थी, तो ध्यान रखना मूर्तियां मिट्टी की व पत्थर की बनाई जाती थी, यानी पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कई जगह मूर्तियां मिली भी है, जिसमें कहते हैं कि एक जगह तो महात्मा बुद्ध की खड़ी मूर्ति मिली है, कई जगह मतलब कहते हैं कि बैठे हुए मुद्रा में मिले हैं, जैसे मथुरा, सारनाथ। यहां से जो मूर्तियां मिली है ये प्रमुख मूर्ति स्थल है। मथुरा में कहते हैं बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मिली है, कैसे, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मिली है। लेकिन जो यक्ष व यक्षिणियों की और पशुओं पर मूर्तियां बनाई गई, उसके अतिरिक्त अगर किसी के जीवन पर सबसे ज्यादा मूर्तियां बनाई गई तो वो बुद्ध पर आधारित बनाई गई। किस पर, यहां कहते हैं, यानी मूर्तियां में बुद्ध के जीवन पर आधारित, बुद्ध के जीवन पर आधारित मूर्तियों का निर्माण। ठीक है, ये है मूर्ति कला। इस प्रकार हमने आज मौर्यकालीन कला का अध्ययन किया। कल नए टॉपिक के साथ वापस उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।